अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। कैसे हैं सब लोग खैरियत से हैं। काम वगैरह ठीक चल रहा है, समझ आ रही है सारे टॉपिक्स की। अच्छा, कल हमने जो मौजू पढ़ा था, आज हम करें सफ़ा नंबर 175 आपकी उफ़क़ किताब का है। इससे पहले हमने इस नज़म को पढ़ा था। कल हमने इस नज़म का खुलासा लिखना अपनी कॉपी के ऊपर। मैंने कल आपको बताया था हम इसकी तशरीहात नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम इसे खुलासे की सूरत में लिखेंगे, इसे नसर के अंदाज़ में हम लिखेंगे बस। उसको लिखने के बाद कॉपी पे आपने किताब के ऊपर ये वाला काम करना है। अल्फाज मायने आज हम इसकी मशक शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है इसका, मुदर्रजा ज़ैल अल्फाज के क्या मायने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है इसमें दस्तूर। दस्तूर का मफ़हूम लिखना, आपने मायने लिखना है इसका। दस्तूर कानून, असूल व ज़वाबित लिख सकते हैं, कानून लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मुफलिस। मुफलिस होता है गरीब। हरास, हरास खौफ। उसके बाद है वगरना। वगरना वरना। अया, अया होता है ज़ाहिर होना, सामने आ जाना, ज़ाहिर होना, यहाँ पे इसका लिखेंगे अया ज़ाहिर होना। आश्कार, आश्कार भी ज़ाहिर होना, राजफाश हो जाना, सामने आ जाना। उसके बाद है निहाल। निहाल खुश। राह फरार, राह फरार बच निकलने का रास्ता। हंसता हाल, हंसता हाल बुरा हाल। उसके बाद अगला लफ्ज़ है आस। आस का मतलब है उम्मीद। अल्फाज मायने लिखने के बाद हमारा सवाल नंबर 2 है, मुदर्रजा ज़ैल शेर की तशरीह लिखें। हम इसकी तशरीह नहीं लिखेंगे, मतलब हम ये वाला सवाल नहीं करेंगे किताब के ऊपर, क्योंकि हम कॉपी के ऊपर ये तमाम अशार को खुलासे की सूरत में बयान कर चुके हैं। हम इससे अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3 है, चोर की दाढ़ी में तिनका एक ज़रबुल मिसल है, इसका मफ़हूम लिखें। हमने इस ज़रबुल मिसल का मफ़हूम लिखना है। मफ़हूम तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। चोर की दाढ़ी में तिनका से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है या इसका मतलब ये है, आप इस तरह से इसको लिखेंगे कि इसका मफ़हूम, इस ज़रबुल मिसल का मफ़हूम ये है कि चोर हमेशा खौफ में रहता है और वो अपने खौफ की वजह से पकड़ा जाता है। उसके बाद है मुदर्रजा ज़ैल ज़रबुल इम्साल लिखें और उनके मतालिब लिखें। ये उन्होंने नामुकम्मल ज़रबुल इम्साल दिए हुए, जिनको आपने मुकम्मल करना और इनका मफ़हूम लिखना है। ये मैं आपको मुकम्मल करवा रही हूँ और इसका मफ़हूम आपने लिखना है। सबसे पहले आसमान से गिरा। आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रही है ना, इस लाइन के ऊपर आपने लिखना है, जहाँ पे ज़रबुल इम्साल लिखा हुआ है ना, उसके बिल्कुल नीचे। और आगे इसका आपने मतलब लिखना है कि एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। उसके बाद है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उसके बाद है घर का बेदी लंका ढाए, ज़रूरत ईजाद की माँ है, जालिम की रस्सी दराज होती है। ये ज़रबुल इम्साल है और इनके आगे आपने मफ़हूम लिखने हैं। इसके बाद हम अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सफ़ा है 177। 177 सफ़ा नंबर पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस नज़म से हरूफ चुन कर लिखें। हरूफ आपने पढ़े हुए हैं, हरूफ किन्हें कहते हैं। हरूफ वो लफ्ज़ होता है जो ना तो फ़ेल होता है ना ही इसम होता है, बल्कि इसम और फ़ेल को मिलाने के काम आता है और इसके बगैर आपका जुमला कोई भी मायने नहीं देता। जैसे आपने पढ़ा का, की, के, को, पर, ने, से, ये तमाम के तमाम हरूफ हैं। जैसे आप इंग्लिश में प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं ना, तो आपने इस नज़म के अंदर से चंद हरूफ निकालने हैं, जितने भी आप निकाल सकते हैं। कोई से 5 निकाल दें, 6 निकाल दें, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं इस नज़म के अंदर मौजूद हैं, वो तमाम हरूफ आपने चुनकर यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 7, मुदर्रजा ज़ैल अल्फाज के साथ छोटी ये लगाकर अल्फाज मतलब जितने भी जो बनते हैं ना, वो आपने लिखने हैं। जैसे ये चोर है, चोर के साथ आपने अगर छोटी ये लगाएंगे तो ये एक नया लफ्ज़ बन जाएगा, चोर से चोरी। उसके बाद है मिसाल। मिसाल से मिसाली। गरीब से गरीबी। हाजिर से हाज़िरी। माल से माली। अच्छा, अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि ये कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना कि ये पूरा लफ्ज़ लिख लिया और उसके आगे छोटी ये अलग से लिख दिया। जैसे कि हम देखते हैं, फ़र्ज़ करते हैं ये माल है, तो माल लिख के मीम अलिफ माल लाम और आगे छोटी ये डाल देना। बेटा ऐसे नहीं करना है। जिस लफ्ज़ के साथ छोटी ये जुड़ती है उसको ज़रूर जोड़ना है। जैसे लाम छोटी ये ली होता है, तो आपने लाम छोटी ये ली लिखना है। हाजिर है ना, तो रे के साथ छोटी ये नहीं मिल सकती, वो अलग ही लिखी जाएगी। गरीब के साथ बे के साथ छोटी ये मिल जाती है, उसे साथ मिलाकर लिखना है, ठीक है। समझ आ रही है ना। उसके बाद अगला लफ्ज़ है सोच। सोच से आप लिखेंगे सोची। मशहूर से मशहूरी। मुफलिस से मुफलिसी। शक से शक्की। दुख से दुखी। ठीक हो गया, समझ आ गई।
اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، یہ نظم کہانی کے انداز میں لکھیے۔ یہ آپ لوگ کتاب کے اوپر نہیں لکھیں گے کیونکہ ہم یہ کاپی کے اوپر کر چکے ہیں۔ کل جو میں نے آپ کو نظم پڑھائی تھی وہ یہی سوال تھا کہ نظم کو کہانی کے انداز میں لکھیں، مطلب ہم نے اس کو نثر کے انداز میں لکھنا ہے، خلاصہ سے اس کا لکھ لینا ہے۔ ایک کہانی بن جاتی ہے نا، وہ ایک پوری اس کے پیچھے، اس مثال کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، تو ہم نے وہ پوری کی پوری کہانی لکھنی ہے۔ تو یہ والا سوال بھی ہم کتاب کے اوپر حل نہیں کریں گے۔ تو اس کو حل کرنے کے ساتھ آپ کی یہ والی مشق ختم ہو جائے گی اور آپ کا تمام تر افق کا سلیبس ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے اسباق وغیرہ پہلے بھی پڑھ لیے ہیں، اب ہم اس کی دہرائی کریں گے۔ آپ نے اس سبق کو کرنے کے بعد اگلے 2 دن کے بعد میں آپ کو آپ کی کوئی بھی تحریری جانچ بھیجوں گی، جو ہم نے پہلے نظم پڑھی ہے اقبال کی ترانہ ملی کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ 2 ڈیز کے بعد، 2 دن کے بعد آپ کو ترانہ ملی کا ٹیسٹ، اس میں آپ نے مشقی سوالات بھی کرنے ہیں، وہ جو اس کے متشابہ الفاظ ہیں اور سوالات بھی ہیں اس کے کچھ، اس کے بعد تشریحات، مطلب یہ تمام چیزیں آپ کی اس ٹیسٹ کا حصہ ہوں گی۔ تو آپ نے میرا بیٹا دھیان سے پوری مشق بھی یاد کرنی ہے اور ساری تشریحات کو بھی دہرانا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور آپ اچھا سا ٹیسٹ دے سکیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، پھر بھی نہیں آئیں گی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا کام ٹائملی سبمٹ کروائیں، سب بچے کروائیں، کچھ بچے تو بہت ٹائملی ساتھ ساتھ کام جمع کروا رہے ہیں، لیکن کچھ ابھی بھی بڑے لیزی سے نظر آ رہے ہیں، بیٹا اچھی بات نہیں ہے، اسے مکمل کر کے جمع کروائیں۔ شکریہ۔